हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट रिवीजन सीरीज़। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम सर्विसेज से और इसके बाद के सारे टॉपिक्स को। और इससे पहले की टॉपिक्स जो है कंप्लीट हो चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, इकोसिस्टम हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है तो देखते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम सर्विसेज कहने का क्या मतलब है? डाइवर्स बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू ह्यूमंस बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट और हेल्दी इकोसिस्टम के द्वारा काफ़ी सारा बेनिफिट जो है पहुंचाया जा रहा है। किसको? ह्यूमंस को। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट्स और हेल्दी इकोसिस्टम हमें काफ़ी सारा बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। देन मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट आइडेंटिफाइज 4 टाइप्स। ठीक है, कि हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल और सपोर्टिंग। तो प्रोविजनिंग मतलब हमें फूड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रेगुलेटिंग मतलब क्लाइमेट कंट्रोल कर रहे हैं, फ्लड प्रोटेक्शन हो रहा है। ठीक है, देन कल्चरल का मतलब रिक्रिएशनल, स्पिरिचुअल और एस्थेटिक वैल्यू भी है इकोसिस्टम का। ठीक है, देन सपोर्टिंग मीन्स सॉइल फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा रेगुलेटिंग में रेगुलेटिंग एयर क्वालिटी, क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट को रेगुलेट करना, वाटर रन ऑफ, इरोजन, नेचुरल हजार्ड्स को, पॉलिनेशन वगैरह। देन सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रहा है, वाटर साइक्लिंग हो रहा है, सॉइल फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस। प्रोविजनिंग में फूड मिल रहा है हमें, फाइबर मिल रहा है, बायोमास, फ्यूल, फ्रेश वाटर और नेचुरल मेडिसिन्स। ठीक है, कल्चरल में इथिकल वैल्यूज़ है, एग्जिस्टेंस वैल्यूज़, रिक्रिएशन एंड इको टूरिज्म। तो ये सारा काफ़ी सारा बेनिफिट है। नेक्स्ट देखते हैं इकोसिस्टम गुड्स को। किसको? इकोसिस्टम गुड्स को। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स हार्वेस्टेड बाय ह्यूमंस। तो जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसको हार्वेस्ट किया जाता है ह्यूमन के द्वारा। ठीक है, जैसे कि वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स हो गया, टिम्बर, फॉरेज, गेम, फाइबर्स, मेडिसिन्स, ये सब कुछ हमें मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का यूज़ किया जाता है नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने में। ठीक है, तो इकोसिस्टम गुड्स क्या हुआ कि नेचुरल प्रोडक्ट को ह्यूमन के द्वारा क्या किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है। हमें इकोसिस्टम से ये सारा चीज़ मिलता है, नट्स मिलता है, टिम्बर मिलता है, फ्रूट मिलता है, फाइबर मिल रहा है, मेडिसिन मिल रहा है। ठीक है, वाइल्ड फ्रूट्स मिल रहा है। तो ये सब कुछ हमें फ़ायदा है। देन नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल की बात जब हम कर रहे हैं तो रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, जो स्टॉक है नेचुरल इकोसिस्टम का, जो कि हमें इनवैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंग्रोव हमें प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट फ्लड कि फ्लड से हमें मैंग्रोव क्या कर रहा है? बचा रहा है। देन इकोसिस्टम वैल्यूएशन। इकोसिस्टम वैल्यूएशन का मतलब है असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू टू इकोसिस्टम एंड देयर सर्विसेज। कि इकोसिस्टम जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम कुछ भी मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है कि इकोसिस्टम का वैल्यूएशन करना, कि कितना वैल्यू है। ठीक है, तो इसको यूज़ किया जाता है पॉलिसी मेकर्स के द्वारा कि वो इवेलुएट कर सके कॉस्ट बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंटल डिसीजन। कि अगर इन्वायरमेंटल कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो इकोसिस्टम वैल्यूएशन किस चीज़ में हेल्पफुल रहेगा, कि अगर इस इकोसिस्टम को मतलब ठीक है अगर ये डिग्रेड हो रहा है या क्या हो रहा है तो इससे हमें कितना ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इकोसिस्टम वैल्यूएशन किया जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, दैट इज टीब। ठीक है, स्टडी होस्ट किया गया था यूनेप के द्वारा और लेड बाय पवन सुखदेव, जो कि इंडियन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस्टेब्लिश किया जा सके ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग। ठीक है, नेचुरल कैपिटल को अकाउंट करने के लिए कोई एक ग्लोबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेन स्ट्रीम किया जाना चाहिए बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज़ को। ठीक है, इनटू डिसीजन मेकिंग और हाईलाइट इकोनॉमिक कॉस्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, कि कितना बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो उसके इकोनॉमिक कॉस्ट्स को क्या किया जाएगा? हाईलाइट किया जाएगा। तो द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, तो ये क्या है? टीब है और इम्पॉर्टेंट है। देन देखते हैं इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। कि इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी क्या है? रेफर्स टू द रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड इन एन इकोसिस्टम। तो जब हम कह रहे हैं इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी तो ये क्या है? एक रेट है जिसमें कि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है और ट्रांसफर किया जा रहा है इकोसिस्टम में, और इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बायोमास जनरेशन। कैसे मेजर किया जाता है? बायोमास जनरेशन के टर्म्स में मेजर किया जाता है। अब देखते हैं कि टाइप्स जो है कितना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। तो एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी,
ठीक है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब कि टोटल कितना एनर्जी कैप्चर किया गया प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, कि टोटल कितना एनर्जी कैप्चर किया गया प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस से। देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब कि एनर्जी कितना लेफ्ट हुआ, एनर्जी कितना यूज हुआ आफ्टर प्लांट रेस्पिरेशन, कि प्लांट के रेस्पिरेशन के बाद कितना एनर्जी लेफ्ट हुआ, कितना एनर्जी गया, ठीक है। तो NPP का मतलब है नेट प्राइमरी प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट माइनस रेस्पिरेशन। तो इसमें से रेस्पिरेशन को माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। तो ग्रॉस मतलब क्या है कि टोटल कितना एनर्जी कैप्चर किया गया प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और यहाँ कहा जा रहा है कि आखिर कितना एनर्जी लेफ्ट हुआ, कितना एनर्जी गया प्लांट के रेस्पिरेशन के बाद, तो इसको हम कहेंगे NPP, ठीक है। GPP में रेस्पिरेशन को माइनस करेंगे, NPP हो जाएगा। देन अब देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। तो क्लाइमेट में सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इन्फ्लुएंस होता है प्रोडक्टिविटी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे कितना जो है न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, ठीक है। अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। देन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, अगर डाइवर्स स्पीसीज़ है तो बेटर एनर्जी यूज़ होगा। तो ये सब भी कुछ फैक्टर है। तो आपको याद रखना है कि इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी का सिंपल सा ये मतलब है कि ये क्या है, एक रेट है एट विच एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और ट्रांसफ़र हो रहा है इकोसिस्टम में, और इसको हम मेज़र कर रहे हैं कि कितना जो है बायोमास जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब देखते हैं प्रोडक्टिविटी रैंकिंग ऑफ मेजर इकोसिस्टम, कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है, समझते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। तो अगर लो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम देखें, सबसे कम प्रोडक्टिविटी किस में होता है, तो डेजर्ट में। यहाँ अगर आप देखें तो सबसे कम प्रोडक्टिविटी डेजर्ट में, देन टुंड्रा में, ओपन ओशियन में, ठीक है, लेक्स और रिवर्स में भी कम ही होता है, लेकिन सबसे कम डेजर्ट में, टुंड्रा में, ओपन ओशन में, लेक्स एंड रिवर्स में। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ डेजर्ट में क्या है, हार्श क्लाइमेट है, लो वाटर है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत लो होता है। देन टुंड्रा में अगर देखें तो कोल्ड है, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है, तो इससे प्लांट का ग्रोथ लिमिट होता है। याद रखना है टुंड्रा में शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है। अब इस शॉर्ट को अगर लॉन्ग से बदल दिया जाए तो आपको ये ग्रोइंग सीजन याद रहेगा और एग्जाम में लगेगा शॉर्ट था या लॉन्ग था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टुंड्रा में क्या है, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है, ठीक है। और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन क्या कर रहा है, प्लांट के ग्रोथ को लिमिट कर रहा है। अब देखते हैं ओपन ओशन, मतलब ह्यूज एरिया है, काफ़ी ज़्यादा। ओपन ओशन में हम देखें तो बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, बट लो न्यूट्रिएंट्स, लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो कम है, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। देन लेक्स एंड रिवर्स में देखें तो ये वेरी करता है सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है। तो ये देखने के लिए मिल रहा है कि डेजर्ट में सबसे कम, देन टुंड्रा उससे थोड़ा ज़्यादा, ओपन ओशियन उससे थोड़ा ज़्यादा, और लेक्स एंड रिवर उससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, आप अगर इस तरीके से याद रखना चाहें। देन अब देखते हैं मॉडरेट्स प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे हमने देखा सबसे कम। देन मॉडरेट प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे ग्रासलैंड्स में, ठीक है, इससे थोड़ा बेटर किस में है, ग्रासलैंड में। देन ग्रासलैंड से बेटर है टेम्परेट फॉरेस्ट्स में, ठीक है। ग्रासलैंड में क्या हो रहा है कि ग्रासेस ग्रो क्विकली बट वाटर लिमिट्स प्रोडक्टिविटी। तो ग्रासलैंड का क्या फीचर है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्यों लिमिट हो रहा है, ग्रासेस कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं ट्रीज में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वाटर जो है लिमिट करता है प्रोडक्टिविटी को। देन टेम्परेट फॉरेस्ट में अगर देखें तो यहाँ पे लगभग 1200 है, तो ग्रासलैंड से ज़्यादा टेम्परेट फॉरेस्ट में है। सीजनल मॉडरेट रेनफॉल यहाँ पे होता है, तो डिसेंट बायोमास देखने के लिए मिलता है। देन हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम अगर देखें, ये मॉडरेट था ग्रासलैंड और टेम्परेट फॉरेस्ट। तो हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम्स अगर देखें तो इस्चुरीज में, ठीक है, इस्चुरीज हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच फिश नर्सरीज है, हाई बायोडाइवर्सिटीज़ है। देन कोरल रीफ में उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, कोरल रीफ में उससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे वार्म शैलो वाटर्स है प्लस कोरल एल्गी सिम्बायोसिस है। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है, क्योंकि हाई सनलाइट है, रेनफॉल अच्छा खासा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत है, तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होता है। तो ये हमने जो है सबसे कम से सबसे ज़्यादा पे हम गए हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि किस में कितने जो है
कैसे प्रोडक्टिविटी हो रहा है, कम प्रोडक्टिविटी किस में हो रहा है, ज़्यादा किस में हो रहा है, या अरेंज करने के लिए लगा दिया जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसलिए याद रखना ज़रूरी है। तो डेजर्ट में सबसे कम, देन टुंड्रा, उससे ज़्यादा ओपन ओशियन, लेक्स में, ठीक है, देन ग्रासलैंड में और टेम्परेट फॉरेस्ट में मॉडरेट, देन एस्चुरीज, उससे ज़्यादा फिर कोरल रीफ से ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ आप याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में, जो कि हमने वहाँ पढ़ा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल सीजनल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। तो पहले एक तरफ से ये तीनों रेन फॉरेस्ट आ गया, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। देन टेम्परेट सीजनल फॉरेस्ट आ गया, देन बोरियल फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट का नंबर जब कम होगा, ठीक है। देन हमें देखने के लिए मिल रहा है सवाना, देन कल्टीवेबल लैंड, ठीक है, सवाना के बाद कल्टीवेबल लैंड, देन वुडलैंड है और श्रबलैंड है, देन टेम्परेट जो है ग्रासलैंड है, देन टुंड्रा है और डेजर्ट में सबसे कम, देन एक्सट्रीम डेजर्ट, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सीजनल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, आप इससे भी दिमाग लगा सकते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ सनलाइट है, कहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सीजनल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट सीजनल रेन फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, देन सवाना, देन कल्टीवेबल लैंड, देन वुडलैंड एंड श्रबलैंड, देन टेम्परेट ग्रासलैंड, देन टुंड्रा, देन डेजर्ट, देन एक्सट्रीम डेजर्ट, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें तो स्वैम्प्स एंड मार्सेस, ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा, देन कोरल रीफ, ठीक है, स्वैम्प्स एंड मार्सेस में ज़्यादा होता है, देन कोरल रीफ में, देन सॉल्ट मार्श, देन अपवेलिंग जोन में और लेक्स एंड स्ट्रीम्स में होता है, फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ में, और सबसे कम होता है ओपन ओशन में। याद रखना है, सबसे कम किस में होता है, ओपन ओशन में, ठीक है। और अगर एक्वेटिक और इसका मिला के पूछा जाए तो याद रखना है कि सबसे कम जो है किसका होता है, डेजर्ट का बहुत कम होता है, एक्सट्रीम डेजर्ट का ओशन से भी कम होता है, ये बात ध्यान में रखना है। ग्लोबल इंपॉर्टेंस देखें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूसर हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि सब प्लांट के बारे में हमें पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। कार्बन सिंक्स है, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। देन कोरल रीफ और एस्चुरीज जो है ये मैराइन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक वैल्यू भी है। देन टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स अगर देखें तो एग्रीकल्चर और टिम्बर रिसोर्सेज है। देन डेजर्ट और ओशन जो है यूनिक बायोडाइवर्सिटी है और की रोल है कार्बन साइक्लिंग में, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू एनर्जी एसिमिलेशन बाय कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स के द्वारा जो एनर्जी को एसिमिलेट किया जाता है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कंज्यूमर्स मीन्स हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। तो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ये भी एक क्या है, रेट है एट विच कंज्यूमर्स जनरेट न्यू बायोमास, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर जो है न्यू बायोमास को जनरेट करते हैं, कैसे, एसिमिलेट करके, जो वो फूड खा रहे हैं उस फूड को एसिमिलेट करके। तो जो ये जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है ये काफ़ी ज़्यादा लोअर होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, क्योंकि हमने क्या देखा था, 10% का रूल देखा था कि मैक्सिमम एनर्जी जो है क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, एज ए हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, और वेस्ट की तरह निकल जाता है, ठीक है, पास हो जाता है। एवरेज अगर देखें तो कितना एनर्जी रहता है, तो 10% एनर्जी जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पास होता है, कितना, 10% एनर्जी, ये हम देख चुके हैं। तो ये क्या दिखाता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी दिखाता है कि किस तरीके से जो है एनर्जी ट्रांसफर होता है प्लांट से एनिमल में, कैसे एनर्जी जा रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का, एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट करता है एपेक्स प्रेडेटर को भी, ठीक है, और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी ये मेंटेन करता है फूड वेब को, और ह्यूमन यूज भी है, इफेक्ट करता है लाइव स्टॉक को, फिशरीज को। तो यहाँ तक हमने देखा। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक तो नेचुरल हो सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम जब हम कह रहे हैं तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये इकोसिस्टम जो है एग्जिस्ट कर रहा है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन का, कि अगर ये इकोसिस्टम यहाँ पे है, यहाँ पे काफ़ी सारा पेड़ और काफ़ी सारी चीज़ें अगर यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये बिना ह्यूमन इंटरवेंशन का,
अपने आप ही ग्रो हो रहा है, जो नेचुरल सनलाइट है, जो नेचुरल रेन है, उसको यूज़ करके। तो सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट को हम कहेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें सब टाइप अगर देखें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या बायोम्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट या टुंड्रा, ठीक है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम जब कह रहे हैं तो फ्रेश वाटर हो सकता है, ठीक है, लेक्स और रिवर्स, और मैराइन मतलब ओशियन, एस्चुरीज वगैरह, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में क्या आएगा, लेक्स और रिवर आता है फ्रेश वाटर में, मैराइन में ओशियंस और एस्चुरीज वगैरह। देन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो ये तो हमने देखा कि नेचुरल, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब है कि ह्यूमन मेड सिस्टम, ह्यूमन ने इस सिस्टम को बनाया है, जहाँ पे कि बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट को कंट्रोल किया जाता है। ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, इसमें ह्यूमन का हेल्प चाहिए सर्वाइव करने में। जैसे कि एक्वेरियम्स बनाया जाता है या कोई एग्रीकल्चरल फील्ड है, तो ये क्या है, ह्यूमन मेड सिस्टम है, ये नेचुरल तो नहीं है। अगर कोई एग्रीकल्चरल फील्ड है, अगर वहाँ पे पानी देना, ठीक है, इरिगेशन नहीं किया जाए, जो भी और सपोर्ट है वो प्रोवाइड नहीं किया जाए, तो क्या वो रहेगा, नहीं रह पाएगा, सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, ठीक है। जैसे जू है, गार्डन्स है, तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, तो ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको कहीं देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, एक्वेरियम को तो आप फिर भी क्योंकि आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं तो मे भी आप समझ लेंगे कि एक्वेरियम क्या है, आर्टिफिशियल है। तो अगर एग्रीकल्चरल फील्ड आ गया तो आप क्या इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे, मे बी आपके मन में आए कि नहीं एग्रीकल्चरल फील्ड तो नेचुरल है, पर ये गलत होगा, ठीक है। गार्डन्स, जूस वगैरह ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बायोम्स के बारे में कि बायोम्स क्या है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जोन, जो कि हमने यहाँ पे देखा टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, तो अब हम पहले टेरेस्ट्रियल के बारे में पढ़ेंगे, देन डिटेल में एक्वेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं बायोम्स को, और बायोम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो बायोम्स में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जोन्स समझते हैं। बायोम क्या है, तो लैंड पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नेचुरल रीजन कॉल्ड बायोम्स। तो ये लैंड पार्ट है, बायोस्फीयर का लैंड पार्ट है, जो कि डिवाइडेड है लार्ज नेचुरल रीजन में। किसमें, लार्ज नेचुरल रीजन में डिवाइडेड है। और हर बायोम जो है क्या है, यूनिक है। कोई भी दो बायोम एग्जैक्टली एक जैसा नहीं है। ईच बायोम इज यूनिक, नो टू आर एग्जैक्टली अलाइक, ठीक है। ये बात याद रखना है कि हर बायोम यूनिक है, कोई भी दो बायोम एक दूसरे के तरह नहीं है। अब फीचर देखते हैं कि आखिर क्या की फीचर्स है बायोम का। तो क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, सॉइल टाइप। तो आपको ये वाला बात याद रखना है कि हर बायोम यूनिक होता है और कोई भी दो बायोम जो है एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होगा। मतलब हर बायोम यूनिक है और दो अगर बायोम कहीं है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं होगा। इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। अब कुछ की फीचर देख लेते हैं बायोम का। क्लाइमेट देखा, ठीक है। क्लाइमेट में क्या है, मेनली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। देन वेजिटेशन, मतलब वहाँ पे डोमिनेंट प्लांट टाइप होगा, जैसे कि कहीं पे तो ग्रास होगा, कहीं ट्रीज है, श्रब्स है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन एनिमल लाइफ, हर जगह डिस्टिंक्ट फौना मिलेगा, अलग तरीके का फौना मिलेगा। एडेप्टेड टू बायोम, जो कि उसी बायोम के में एडेप्ट करके बना होगा, ठीक है, या एडेप्ट करके वहाँ पे रह पा रहा होगा। देन सॉइल टाइप अगर देखें तो ये वेरी करेगा विथ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे फीचर अगर हम देखें तो हर जगह हमें अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। क्लाइमेट जो है मेनली किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे। वेजिटेशन डोमिनेंट प्लांट टाइप के वहाँ पे होगा, चाहे तो ग्रास या ट्रीज या श्रब्स अभी हम पढ़ेंगे। देन एनिमल लाइफ, डिस्टिंक्ट फौना, और सॉइल टाइप वो भी वेरी करेगा, अलग अलग होगा, ठीक है। देन अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोम्स। तो हम सारे बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप देखते जाएं तो इधर आप क्या देखेंगे कि यहाँ ड्राई है और धीरे धीरे इधर वेट की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, रेनफॉल बढ़ता जा रहा है। देन दूसरा, यहाँ कोल्ड है और कोल्ड से वार्म की तरफ आप आ रहे हैं, तो कैसा क्लाइमेट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या है, वार्म है, यहाँ वार्म है, वार्म बढ़ता जा रहा है, तो ये वार्म डेजर्ट है। क्योंकि यहाँ डेजर्ट क्यों बना, क्योंकि ड्राई भी है, एक तो गर्म है और दूसरा ड्राई है, तो ये बन गया वार्म डेजर्ट। देन इससे थोड़ा सा कम गर्म जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यहाँ पे। देन फिर इधर क्या देखने के लिए मिला, सवाना। अब धीरे धीरे यहाँ रेनफॉल बढ़ने लग गया, ठीक है, तो इसीलिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। देन
और जब ज़्यादा रेनफॉल भी है और वार्म भी है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ऐसे। देन इधर अगर देखें, अब जैसे ही आप थोड़े से और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि थोड़ा वार्म से अब थोड़ा सा कोल्ड हुआ, तो यहाँ पे कोल्ड हो रहा है लेकिन ड्राई है अभी भी, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, तो ये इसीलिए कोल्ड डेजर्ट। देन यहाँ पेरेरे, देन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ वेट तो है लेकिन इतना वार्म नहीं है, जितना ये पोर्शन वार्म है उतना वार्म नहीं है, इसलिए यहाँ क्या बन रहा है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। देन जैसे थोड़ा और कोल्ड होता जाएगा तो बोरियल फॉरेस्ट, और ऊपर जाएंगे कोल्ड होगा टुंड्रा, और ऊपर जाएंगे पोलर, ठीक है। तो ये सब बात हमें याद रखना है। तो द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन्स कॉल्ड बायोम्स। तो जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है बायोस्फीयर का, ठीक है, इज डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन कॉल्ड बायोम्स। अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वर्सेस एक्वेटिक इकोसिस्टम, कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में क्या फ़र्क है, अच्छे से समझते हैं। तो एक्वेटिक में क्या होगा, एक्वेटिक मीन्स वाटर बॉडीज़, ठीक है, फाउंड इन वाटर बॉडीज़, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। टेरेस्ट्रियल जब कह रहे हैं तो फाउंड ऑन लैंड, फॉरेस्ट्स, ठीक है, ग्रास लैंड्स हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गया। देन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एक्वेटिक में क्या होगा, एल्गी। हमेशा याद रखना इस चीज़ को कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है एक्वेटिक में एल्गी होगा, और टेरेस्ट्रियल में क्या है, ग्रासेस। और प्राइमरी प्रोड्यूसर एक्वेटिक में एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, एक्वेटिक प्लांट्स, और यहाँ पे ग्रासेस, ट्रीज, सर्ब्स, लैंड प्लांट होगा, ठीक है। देन प्राइमरी कंज्यूमर अगर देखें तो एक्वेटिक में जू प्लैंक्टन होगा, जैसे कि फिश, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, मोलस्कस वगैरह, और टेरेस्ट्रियल में हर्बीवोर्स लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स, ठीक है। देन सेकेंडरी कंज्यूमर में अगर देखें तो एक्वेटिक में प्रीडेटरी फिश होगा, एक्वेटिक इंसेक्ट्स होगा, ऑटर्स होगा, ठीक है, ऑटर्स क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, कार्निवोर्स होगा, जैसे कि लायन, वुल्व्स, रैप्टर्स और स्नेक्स। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अगर हम देखें तो एक्वेटिक में गेट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, तो वाटर में ही जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है वहीं से इनको ऑक्सीजन जो है मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद टेरेस्ट्रियल में देखें तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है, और एक्वेटिक में जो वाटर में जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है उसको यूज़ किया जाएगा। देन एडेप्टेशन देखें तो एक्वेटिक में गिल्स होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में क्या देखने के लिए मिलता है, गिल्स, फिन्स, स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़, और टेरेस्ट्रियल में लंग्स होता है, लिम्स होता है, वाटर प्रूफ स्किन होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हम देख चुके हैं। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिटेल में हम सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे पहले हम टुंड्रा बायोम को पढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दीज आर एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब ही है कि लैंड बेस्ड इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन। तो ये जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है बायोस्फीयर का, ये डिविजिबल है इनॉर्मस रीजन में कॉल्ड बायोम्स, ठीक है। और दो बायोम जो है एक जैसा नहीं है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहने का मतलब ही है लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, और जो ये टेरेस्ट्रियल पार्ट है, लैंड बेस्ड पार्ट है बायोस्फीयर का, तो ये इनॉर्मस रीजन में डिवाइडेड है, ठीक है, काफ़ी सारा रीजन में डिवाइडेड है, जिसको कि हम कह रहे हैं बायोम्स। और दो बायोम एक जैसा नहीं है, नो टू बायोम्स आर अलाइक। देन टुंड्रा बायोम, तो टाइप्स ऑफ टुंड्रा, ठीक है। तो आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा फाउंड नियर नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जब हम टुंड्रा की बात कर रहे हैं तो ये जो टुंड्रा है ना, दो जगह में देखने के लिए मिलता है। एक तो आर्कटिक है, आर्कटिक जब लग जाए तो आपको समझना है कि ये नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ पोल के पास मिलेगा। जब अल्पाइन की बात कर रहे हैं तो ये हाई माउंटेन एलिवेशन पे मिलेगा। एक तो हमने देखा कि नॉर्थ पोल में मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ पोल आर्कटिक की जब बात करें तो नॉर्थ पोल में, और दूसरा हम बात कर रहे हैं अल्पाइन मतलब हाई माउंटेन में, ठीक है। तो फीचर्स अगर हम देखें कुछ की फीचर्स, तो नो ट्रीज, यहाँ पे कोई ट्री देखने के लिए नहीं मिलता है। ड्यू टू परमाफ्रॉस्ट मतलब परमानेंटली फ्रोजन सॉइल है। यहाँ का सॉइल कैसा है, परमानेंटली बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, फ्रोजन सॉइल होता है। यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है और लो वेजिटेशन होगा, जैसे कि कुछ मॉसेस होगा, लाइकेंस होगा रॉक के ऊपर, ठीक है। क्या मिलेगा, मुश्किल से मॉसेस और लाइकेंस मिल सकता है। देन रेन डियर मॉस यहाँ पे मिलता है, जो कि कोस्टल लो लैंड्स में मिल सकता है।
की फूड फॉर रेनडियर्स। ठीक है, तो रेनडियर मोस्ट क्या है, ये की फूड है रेनडियर का, और ये कोस्टल लो लैंड्स में मिल सकता है। देन एनिमल लाइफ देखें तो यहाँ पे कॉमन स्पीसीज मिलेगा रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, वुल्व्स, मस्क ऑक्स, पोलर बियर। ठीक है, देन स्मॉल मैमल्स जैसे कि लैमिंग, आर्कटिक हेयर। देन प्लांट्स देखें तो आर्कटिक विलो। ठीक है, तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो है ऑलमोस्ट क्या होगा, एब्सेंट होगा, यहाँ पे याद रखना है। तो ये अगर आ जाए तो हमें लगेगा कि मे बी ये स्टेटमेंट गलत है, पर यहाँ रेप्टाइल और एम्फीबियंस नहीं होंगे, नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये इस इन्वायरमेंट में, हार्श क्लाइमेट में क्या करेंगे, अडेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि ये क्या हैं, रेप्टाइल्स जो हैं इनके बारे में अगर देखें तो ये हैं क्या, ये कन्फॉर्मर्स हैं, ये रेगुलेटर्स तो नहीं है, ये अपने बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये हार्श क्लाइमेट में नहीं मिलता है हमें। रेप्टाइल और एम्फीबियंस ऑलमोस्ट एब्सेंट कहा जा रहा है। ठीक है, लगभग ना के बराबर मिलेगा। देन एडेप्टेशन टू कोल्ड, यहाँ पे जो भी पाया जाएगा एनिमल, ठीक है, तो उसका क्या होगा, थिक फर और हेयर होगा इंसुलेशन के लिए, लॉन्ग लाइफ स्पेन होगा जो कि सूट्स हार्श सर्वाइवल। ठीक है, देन लार्ज बॉडी होगा और स्मॉल टेल, पूंछ छोटा सा, कान छोटा सा होगा, ताकि जो है हीट लॉस रिड्यूस हो सके। ठीक है, इसी से आपको जो है एलिफेंट की बात याद आ जानी चाहिए, जो कि आई थिंक हमने पहले पढ़ा है कि एलिफेंट के कान बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि एलिफेंट क्या होता है, स्वेट नहीं करते हैं, तो वो अपने कानों को हिलाते हैं तो हीट लॉस होता है उनका। ठीक है, क्या होता है, वो इसी तरीके से अपना हीट लॉस करते हैं फ्लैप करके। तो यही आपको समझना है कि अगर बड़ा बड़ा कान होगा तो हीट तो बहुत जल्दी लॉस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे एनिमल का काफ़ी छोटा कान होता है, ताकि जो है हीट लॉस को रिड्यूस किया जा सके। पूंछ भी छोटा होता है और बॉडी बड़ा होता है, लार्ज बॉडी। ठीक है, देन क्यूटिकल और ईपीडर्मल हेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रीजिंग विंड्स। ठीक है, तो क्यूटिकल और ईपीडर्मल हेयर होता है ताकि जो फ्रीजिंग एकदम ठंड है वहाँ से बचा जा सके। तो परमाफ्रॉस्ट इस तरीके का होता है कि ये जो है सॉइल तो पूरा दबा ही हुआ है, कहाँ पता नहीं, इस तरीके से। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मॉसेस और लाइकेन ही देखने के लिए मिलेगा, कोई वेजिटेशन जो है नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये बात याद रखना है। तो अब हमने किसके बारे में देख लिया, टुंड्रा बायोम कैसा होता है, हमने टुंड्रा बायोम को देखा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं फॉरेस्ट बायोम की तरफ, देखते हैं कि फॉरेस्ट बायोम क्या है। ठीक है, तो टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट मीन्स एवरग्रीन कॉनी फॉरेस्ट। तो टाइगा को क्या कहते हैं, बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, एवरग्रीन कॉनी फॉरेस्ट है ये, कॉनीफेरस है ये। समझते हैं ये कहाँ मिलता है, कोल्ड नॉर्दर्न लैटिट्यूड में मिलेगा। ठीक है, ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ही मिलेगा, जो कि अगर हम देखें इमेज में तो यहाँ। ठीक है, बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, टुंड्रा के बाद टाइगा, बोरियल फॉरेस्ट यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो ये भी कोल्ड एरिया में ही मिलेगा। तो कोल्ड नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ये मिलता है और लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी होता है अमंग फॉरेस्ट। तो बोरियल फॉरेस्ट नाम है, लेकिन जितना भी फॉरेस्ट है उसमें से सबसे लोएस्ट प्रोडक्टिविटी जो है किसका होता है, टाइगा का ही होता है, बोरियल फॉरेस्ट का होता है। ठीक है, यहाँ पे हार्श वेदर है और सॉइल काफ़ी पुअर है, पॉटजोल्स मतलब पुअर सॉइल यहाँ पे है। तो सॉइल क्या है यहाँ पे, टाइगा में पॉटजोल्स है, मतलब सॉइल एसिडिक है, सॉइल का जो है ड्रेनेज अच्छे से नहीं हो पाता है, पुअर ड्रेनेज है, ह्यूमस नहीं है। ठीक है, लो ह्यूमस है और लो फर्टिलिटी है। ठीक है, तो वेजिटेशन अगर देखें तो यहाँ पे एवरग्रीन कॉनीफर्स है, जैसे कि स्प्रूस, फिर पाइन, और इनको जो है लिटिल मॉइस्चर चाहिए, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए होता है। एनिमल देखें तो साइबेरियन टाइगर, लिंक्स और उल्वेराइन, वुल्फ, फॉक्स, स्क्वायरल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, याद रखना है स्क्वायरल हो सकता है बोरियल में, ऐसा नहीं है कि बोरियल में स्क्वायरल नहीं हो सकता है। उसके बाद कुछ एम्फीबियंस भी होंगे, जैसे हाइला, राना यहाँ मिलेगा, एम्फीबियंस भी मिलेगा, जो कि हमने देखा था कि कहाँ पे, टुंड्रा में मोस्टली रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस कम देखने के लिए मिलेगा। तो पॉटजोल्स क्या है समझते हैं, पॉटजोल्स जो है टिपिकल सॉइल्स ऑफ कॉनीफेरस और बोरियल बायोम। तो ये पॉटजोल्स जो है कॉनीफेरस और बोरियल बायोम में मिलेगा, और टॉप लेयर ऑफ सॉइल इसका क्या होता है, बहुत थिन होता है। ठीक है, एंड इज ओवरलेन ओवर अ सैंडी और लोमी सब सरफेस विच हैज़ नो ऑर्गेनिक मैटर, जिसका कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, और ये लॉस्ट हो जाता है लीचिंग की वजह से। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो है बॉटम लेयर में चला जाता है, और ये जो सॉइल्स है कैरेक्टराइज्ड बाय लो मॉइस्चर लेवल, यहाँ पे मॉइस्चर जो है कम होता है, और एक्सेसिवली ड्रेन्ड सॉइल होता है।
ठीक है। अदर्स हैव सैलो रूटिंग जोन एंड पुअर ड्रेनेज ड्यू टू सब सॉइल जो है सीमेंटेशन। तो ये बात याद रखना है कि ये क्या है, एक टाइप का सॉइल है कॉनिफोरस, और बोरियल में इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है और ये लॉस्ट हो जाता है लीचिंग की वजह से। मॉइस्चर लेवल जो है एक्सेसिवली ड्रेन्ड है, काफ़ी कम मॉइस्चर लेवल है, और अ लो पीएच फर्दर कंपाउंड द इशू। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद पीएच भी बहुत ज़्यादा लो है, एसिडिक होता है ये पॉटजोल्स एक्सेसिव लीचिंग की वजह से। तो लीचिंग होने की वजह से जो अल्कलीन मतलब बेसिक मैटर होता है, तो वो जैसे ही चला जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, विच इफ प्रेजेंट वुड न्यूट्रलाइज ऑर्गेनिक एसिड्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग लिटर। हैंस मोस्ट पॉटजोल्स आर पुअर सॉइल्स फॉर एग्रीकल्चर। इसीलिए पॉटजोल्स जो है पुअर है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और इसको प्राइमरीली यूज़ किया जाता है ग्रेजिंग के लिए, मतलब पॉटजोल्स में अच्छे से एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। होगा लेकिन ये क्या है, काफ़ी पुअर सॉइल है, मुश्किल होता है, तो इसको प्राइमरीली यूज़ किया जाता है ग्रेजिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में देखा, बोरियल फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है। अभी हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा सा ठंड कम हो रहा है, आपको ये याद रखना है कि इधर से जैसे ही ठंड कम हो रहा है और रेन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा कि फॉरेस्ट धीरे धीरे ग्रो होगा और हमें देखने मिलेगा। तो समझते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का जो है क्या क्या फीचर है। तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में देखने के लिए मिलता है। कैसा क्लाइमेट है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में मिलता है। सॉइल यहाँ पे पॉटजोलिक है, फेयरली डीप एंड बेटर देन टाइगा। पॉटजोलिक तो है लेकिन टाइगा से बेटर है। वेजिटेशन यहाँ पे क्या मिल रहा है, डेसिडुअस ट्री मिल रहा है। तो डेसिडुअस ट्री का क्या फीचर होता है कि ऑटम में इनके जो पत्ते होते हैं, पत्ते अपना लीव्स को शेड करते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। इनका आपको जो है कॉमनली देखने के लिए मिलता होगा कि ऑटम के टाइम पे उस पेड़ पे पत्ता ही नहीं बचता है, सब गिर जाता है, ब्राउन कलर का होता है, नीचे जो है सॉइल में आ जाता है, ठीक है। तो डेसिडुअस ट्री का यही होता है कि शेड लीव्स इन ऑटम, ठीक है, ऑटम में अपने लीव को शेड करेंगे। तो एग्जाम्पल देखें तो ओक, एल्म, ऐश, बर्च, बीच, पॉपुलर, तो ये सब जो है एग्जाम्पल्स है। एडेप्टेशन देखें तो क्या है कि लीफ शेडिंग टू सर्वाइव विंटर और स्नो और फ्रॉस्ट। तो आखिर लीफ शेडिंग होता क्यों है, ताकि ये सर्वाइव करना चाहते हैं विंटर को, स्नो को और फ्रॉस्ट को। तो ये बात आपको याद रखना है। तो अब देखते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट्स के बारे में, ठीक है। तो लेस परसेंटेज ऑफ एरिया कवर्ड ओवर अर्थ, तो काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ एरिया है। तो कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फ्रॉम नॉर्थ कैलिफोर्निया थ्रू अलास्का। कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम नॉर्थ कैलिफोर्निया थ्रू अलास्का। स्मॉल एरिया इन सदर्न चिली, ठीक है। तो सदर्न चिले में एक छोटा सा एरिया देखने के लिए मिलता है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में एंड फ्यू अदर प्लेसेस वर्ल्ड वाइड। तो इसका परसेंटेज क्या है, कम है। कवर्स आ स्मॉल परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस, तो अर्थ के सरफेस का एक स्मॉल परसेंट कवर करता है। वेजिटेशन अगर देखें तो यहाँ पे लार्ज कॉनिफर्स देखने के लिए मिलता है, डगलस फिर, वेस्टर्न रेड सीडार, माउंटेन और वेस्टर्न हेमलॉक, सितका स्प्रूस, लॉज पोल पाइन, ये सब कुछ। ईपीफाइट्स, ठीक है, ईपीफाइट्स यहाँ पे होता है, मॉसेस, लाइकेंस ग्रोज ऑन ट्रीज, ठीक है। तो क्या होता है कि ट्री के ऊपर ही ईपीफाइट ग्रो करता है, मीन्स जो मॉसेस है, लाइकेन है। तो ये एक कॉमेंसल रिलेशनशिप है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कॉमेंसलिज्म में। देन अब देखते हैं सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। ये कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ईस्टर्न चाइना में, साउथ ईस्टर्न यूएसए में। यहाँ पे लग्जूरियंट वेजिटेशन है। तो अब जब देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रॉपिकल नाम लग चुका है, तो ये ट्रॉपिकल में क्या होगा, लग्जूरियंट वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे विथ एवरग्रीन ब्रॉड लीफ, ठीक है। ट्रॉपिकल सब डेसिडुअस में एवरग्रीन ब्रॉड लीफ मिलेगा और डेसिडुअस हार्डवुड भी मिलेगा। लो लैंड्स में ब्रॉड लीफ एवरग्रीन होगा प्लस डेसिडुअस ट्रीज होगा। और हाई लैंड्स में, जैसे हाई लैंड्स ऊपर की तरफ क्या होगा, तो ऊपर की तरफ पाइन और कॉनिफर्स होगा, जैसे कि पाइन और साइप्रस। और लो लैंड्स में ब्रॉड लीफ
एवरग्रीन प्लस डेसिडुअस ट्रीज होगा। अब देखते हैं टेम्परेट डेसिडुअस बायोम के बारे में, जिसको कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी कहा जाता है, ठीक है। टेम्परेट, डेसिडुअस और बायोम, तो आप इस तरीके से ब्रेक करके भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेट का मतलब आपको पता ही है कि यहाँ पे रेन होगा लेकिन कम होगा, ट्रॉपिकल की तरह नहीं होगा। डेसिडुअस के बारे में आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यहाँ पे ऐसे ट्रीज होंगे जिसका कि जो है लीफ शेड होगा, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, तो यहाँ पे जीरोफाइटिक प्लांट देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ड्यू टू हीट, ड्राई एयर, हाई एवापोरेशन एंड ड्रॉट। तो यहाँ पे जीरोफाइटिक प्लांट देखने के लिए मिलता है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ड्राई एयर है, हाई एवापोरेशन है और ड्रॉट है। देन स्मॉल ब्रॉड लीफ ट्री देखने के लिए मिलता है, वाइडली स्पेस्ड होता है, काफ़ी टॉल यहाँ नहीं होता है। और लो एवरग्रीन ट्रीज भी मिलेगा, स्पेशली एवरग्रीन ओक्स इन वेल वाटर्ड रीजन। तो जहाँ पे अच्छा खासा जो है वाटर है वहाँ पे लो एवरग्रीन ट्रीज मिलेगा। और फ्रिक्वेंट फायर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। प्लांट एडेप्ट टू रीजनरेट क्विकली आफ्टर बर्निंग, और यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीक्वेंट फायर होता है लेकिन बर्निंग के बाद प्लांट फिर रीजनरेट कर जाते हैं क्विकली। देन ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम, तो इसको मॉनसून क्लाइमेट कहा जाता है, ट्रॉपिकल, ठीक है। देन डेसिडुअस और बायोम, तो ऑल्सो कॉल्ड ड्राई ड्रॉट डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो इसको ड्राई या ड्रॉट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे डेसिडुअस है मतलब शेड लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन, तो ड्राई सीजन में जो है लीव जो है पत्ता गिरेगा ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। और वेजिटेशन कैसा होगा, ठीक है, टीक, नीम, साल, शीशम, बैम्बू, याद रखना है बैम्बू भी क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस बायोम है। सैंडलवुड, खेर, मलबेरी वगैरह, ठीक है, मलबेरी। तो क्या क्या है इसमें, टीक, नीम, साल, शीशम, बैम्बू, सैंडलवुड, खैर और मलबेरी। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम के बारे में समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर प्लस हैवी रेनफॉल। क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा और रेनफॉल हैवी होगा। लश एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ देखने के लिए मिलेगा, इसको जाना जाता है नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। कैसे जाना जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ की तरह। और ये रिच होता है स्पीसीज में और ईपीफाइट्स में, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, रेनफॉल भी ज़्यादा होगा और इसकी वजह से लश एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होगा और इसको जाना जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से। रिच होता है ये स्पीसीज में और ईपीफाइट्स में, ठीक है। ईपीफाइट्स मतलब क्या है कि प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट, तो इसको हम कहते हैं ईपीफाइट्स की। जैसे कोई बड़ा प्लांट है तो इसी पे अगर कोई इसके ब्रांचेस में प्लांट ग्रो कर रहा है तो इसको ईपीफाइट कहते हैं। देन वेजिटेशन, यहाँ पे महागोनी, इबोनी, डाईवुड्स, मैंग्रोव जो है सॉल्टी वाटर में होगा। देन वर्टिकल कैनोपी लेयर, तो यहाँ पे ना इस तरीके से कैनोपी होगा, मतलब घना घना ये जो प्लांट है, प्लांट का जो कैनोपी होता है ये इस तरीके से वर्टिकल होगा और सब एक दूसरे से सनलाइट के लिए compete करेंगे, ऊपर ऊपर की तरफ सबका कैनोपी जाएगा, सनलाइट के लिए compete करेंगे, ठीक है। ऑल प्लांट कम्पीट फॉर सनलाइट, इसीलिए ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट जो है हो जाता है क्योंकि हर प्लांट सनलाइट ही नहीं रीच कर पा रहा है। इतना घना घना अगर यहाँ पे इतना डेंस जो है कैनोपी है तो क्या सनलाइट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो फिर इस तरीके से प्लांट का हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। तो हाईली थ्रेटेंड अगर हम देखें तो 17% ऑफ ग्लोबल और 20% ऑफ ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट जो है डिफॉरेस्टेड हो चुका है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ये हाईली थ्रेटेंड है। और स्लो रीजनरेशन, तो अगर हम देखें कि अगर यहाँ पे फॉरेस्ट को काटा जाए तो क्या होगा, ये जल्दी से क्या रीजनरेट हो पाएगा, नहीं, ये स्लो रीजनरेशन है यहाँ पे क्योंकि सॉइल जो है यहाँ का कैसा है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। अनलाइक डेसिडुअस फॉरेस्ट का अगर हम देखें तो सॉइल अच्छा होता है लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, लीचिंग होता है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होता है, सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं होता है, इसीलिए स्लो रीजनरेशन होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, लश एवरग्रीन फॉरेस्ट, लंग ऑफ द अर्थ कहा जाता है। स्पीसीज और ईपीफाइट बहुत ज़्यादा यहाँ मिलेगा। वेजिटेशन है महागोनी, इबोनी, डाईवुड, मैंग्रोव्स इन सॉल्टी वाटर, वर्टिकल कैनोपी लेयर देखने के लिए मिलेगा। हर प्लांट जो है कम्पीट करेगा सनलाइट के लिए, हाईली थ्रेटेंड है,
ठीक है। देन देखते हैं सॉइल डिग्रेडेशन इन रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट का सॉइल जो है पुअर होता है न्यूट्रिएंट्स में, लीचिंग की वजह से हैवी रेनफॉल जो है वॉश अवे करता है न्यूट्रिएंट को, जो है कहाँ से, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम टॉप लेयर। तो टॉप लेयर से न्यूट्रिएंट वॉश अवे हो जाता है और ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो है स्टोर होता है कहाँ पे, ट्रीज एंड प्लांट में, सॉइल में नहीं। तो ट्री एंड प्लांट ग्रो कैसे कर रहा है, क्योंकि इनके ट्रीज में और प्लांट में न्यूट्रिएंट ग्रो होता है, इसीलिए न्यूट्रिएंट्स जो है स्टोर होता है, इसीलिए प्लांट ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। और जब फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, न्यूट्रिएंट साइकिल ब्रेक होता है, तो इसी के वजह से क्या होता है, रैपिड सॉइल डिग्रेडेशन देखने के लिए मिलता है इन जगहों पे, ठीक है। अगर फॉरेस्ट को क्लियर किया जाएगा तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल चल रहा है वो ब्रेक हो जाएगा, तो रैपिड सॉइल डिग्रेडेशन होगा। इसीलिए डिफॉरेस्ट्रेशन होना इन सारे एरिया में तो और भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि यहाँ का सॉइल तो रिच है नहीं कि तुरंत जो है रीजनरेशन हो जाएगा, रीजनरेशन नहीं होगा। और यहाँ पे हमने देखा था पहले ही कि यहाँ पे प्लांट का रूट क्या होता है, शैलो होता है, अंदर बहुत डीप तक नहीं होता, इस तरीके से ऊपर तक फैला हुआ होता है। तो यहाँ पे जो भी ह्यूमस की वजह से जो यहाँ लीफ वगैरह गिरता है, ये सब डीकम्पोज होता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स तो वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट के द्वारा। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ रहता है, तो बायोमास में ही रहता है, प्लांट में ही रहता है, ठीक है, ट्रीज और प्लांट में रहता है। सॉइल काफ़ी पुअर होता है यहाँ का, इस बात को याद रखना है। देन अब देखते हैं मेजर प्लांटेशन एंड देयर रीजन। तो पाम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो होता है, मलेशिया में और इंडोनेशिया में, याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। पाम, मलेशिया और इंडोनेशिया। देन शुगर केन वाइडली कल्टिवेटेड इन ब्राज़ील। देन कॉफ़ी मेजर प्रोड्यूसर कौन है, ब्राज़ील है, ठीक है। रबर मलेशिया और इंडोनेशिया। कोकोआ, ठीक है, जिसका यूज़ चॉकलेट बनाने में होता है, कहाँ पाया जाता है, घाना में और नाइजीरिया में, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पाम सबसे ज़्यादा ग्रो होता है मलेशिया और इंडोनेशिया। पाम कहाँ पे, मलेशिया और इंडोनेशिया में। शुगर केन कहाँ पे, मोस्टली ब्राज़ील में। कॉफ़ी कहाँ पे, मेजर प्रोड्यूसर ब्राज़ील है। रबर कहाँ पे, मलेशिया और इंडोनेशिया में। कोकोआ कहाँ पे, घाना एंड नाइजीरिया, ठीक है। देन एपीफाइट, जो कमेंसलिज्म, हम कमेंसलिज्म में एपीफाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एपीफाइट क्या करता है, बेनिफिट करता है विदाउट ट्रबलिंग द होस्ट। जैसे सपोज ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट का ये सब कुछ ब्रांच निकला हुआ है। अब यहीं पे एक छोटा सा कुछ भी जो है ग्रो हो जाता है, छोटा सा प्लांट टाइप का या मोसेस लाइकेन, कुछ भी फर्न टाइप का, यहाँ क्या हो रहा है, प्लांट टाइप का ग्रो हो रहा है छोटा सा। तो ये एपीफाइट क्या है, एक प्लांट है दैट ग्रोज हार्मलेसली अपन अनदर प्लांट, कि दूसरे प्लांट के ऊपर वो हार्मलेसली ग्रो करता है, सच एज अ ट्री, ठीक है। एंड डिराइव्स इट्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर। और मॉइस्चर और न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, एयर से लेता है, रेन से, और समटाइम फ्रॉम डेब्रिस एक्यूमुलेटिंग अराउंड इट्स, ठीक है। तो ये कमेंसलिज्म है कि यहाँ पे इसको तो फ़ायदा हो रहा है, पेड़ को कुछ भी नहीं हो रहा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट्स। तो रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है 20% अर्थ का ऑक्सीजन और एक्ट करता है एज ए मेजर कार्बन सिंक। इवापोर ट्रांसपरेशन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, इसी की वजह से 50 to 75% जो है रेनफॉल यहाँ पे हो पाता है। 50 to 75% ऑफ देयर ओन रेनफॉल। सोर्स ऑफ रिवर अगर देखें तो ये फीड करता है अमेजोन को, कॉन्गो को, मैकांग को, ठीक है। देन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये, यहाँ पे अगर देखें तो 30 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज़ है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड का वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। और 2/3 प्लांट स्पीसीज़ है, कितना, 2/3 प्लांट स्पीसीज़ है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ है। और ये सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को, कॉफ़ी, कोकोआ, पाम, रबर थ्राइव करता है, ठीक है, 100 to 200 सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब क्या है कि कॉफ़ी को, कोकोआ को, पाम को, रबर को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, कॉफ़ी, कोकोआ, पाम, रबर, ठीक है। देन यहाँ पे ये होम है इंडिजिनस पीपल का, ठीक है। और ये इंडिजिनस पीपल डिपेंड होते हैं फूड पे, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेडिसिन के लिए, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। और रेन फॉरेस्ट क्या करता है, रेगुलेट करता है क्लाइमेट को, ठीक है, इम्पैक्ट करता है लोकल क्लाइमेट को और ओशियन करंट सर्कुलेशन को। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।